हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही के आज इसको खत्म भी कर देने वाले हैं। यानी ये होने वाला है वन शॉट लेक्चर। लेकिन वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी चीज, कोई भी कंसेप्ट छोड़ा जाएगा। हर एक कंसेप्ट को कराया जाएगा, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मींस फुल कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है इस वन शॉट लेक्चर में। सो आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा एक चीज और जरूरत है आपको जो करने की, वो है अगर आपकी बेसिक केमिस्ट्री वीक है, 9th क्लास की केमिस्ट्री डगमगाई हुई थी, तो बेसिक केमिस्ट्री की ऑलरेडी वीडियो चैनल पे बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, जाके उसको देख सकते हो। क्योंकि अगर आपकी बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो देख लोगे तो केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा आपकी स्ट्रांग होने वाली है। कोई भी चैप्टर में दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बेसिक ही डगमगाई हुई है तो कोई भी चैप्टर आपको समझ नहीं आने वाला है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री से आपको डर लगने वाला है। इसलिए बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो आपको जरूर देखने की आवश्यकता है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, उसके बाद समझाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सीट बेल्ट बांध लो, हेलमेट लगा लो और नजरें बिल्कुल ही बोर्ड पर होनी चाहिए। और हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, और वो भी एक बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला देने वाला हूं मैं, ट्रिपल एस फॉर्मूला, जिसका नाम है क्या, ट्रिपल एस फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले से आप सारे के सारे इसके क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे बहुत ही आसानी से। सो स्टार्ट करते हैं। चेंजेस क्या होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में? बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में? अ लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे कि हमने रोटी बनाना है, हमको तो आटा गूंथा, आटे से आटा गूंथा, उसके बाद रोटी बना दी, तो ये क्या हुआ, एक चेंज हो गया। ये क्या हुआ, एक चेंज हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्या हो गया, पिघल गया। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर क्या हुआ, बॉयल हो गया। ये सारी चीज क्या है, एक चेंज ही तो है। लेकिन चेंज कितने टाइप्स की होती है? तो चेंज होती है दो टाइप्स की। कौन कौन सी? फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। अच्छा, इस वीडियो में हमें यही जानना है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें कोई भी नई चीज नहीं बनती है, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। और केमिकल चेंज में नई सब्सटेंस बनती है, जैसे कि केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। जैसा कि हम मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है? आइस जब मेल्ट होगा वाटर बन जाएगा। वाटर क्या एक नया चीज है? बताओ, वाटर क्या एक नई चीज है, आइस क्या अलग चीज है? बताओ। दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है ना, आइस या फिर वाटर, दोनों का फॉर्मूला क्या है? H2O ही तो होता है। फॉर्मूला सेम होने का मतलब है दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। यानी कि कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेट ही चेंज हुई है। अभी तो मैं फॉर्मूला भी एक बताने वाला हूं जिससे और अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, जैसे कि उसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं। आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। वाटर को क्या दोबारा फ्रीज करके आइस नहीं बना सकते? तो ये क्या हो गया, एक रिवर्सिबल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें वो इरिवर्सिबल होता है, एक बार बन गया तो दोबारा उसका फॉर्मेशन अगेन नहीं हो पाता है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये होता है कि फिजिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होती है। मतलब फिजिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होती है। इसीलिए हम इस चैप्टर को क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले इसीलिए मैं केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि केमिकल चेंज के अंदर ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। दैट्स व्हाई हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले केमिकल चेंज, इसी में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है। समझ में आई बात? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और कुछ इंपॉर्टेंट तरीके, टिप्स एंड ट्रिक्स से हम जान लेते हैं कि कैसे हम इसको याद रखेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं ट्रिपल एस फॉर्मूला देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? ट्रिपल एस फॉर्मूला। वो ये होता है कि शेप, साइज एंड स्टेट। क्या बोला? शेप, साइज एंड स्टेट। कभी भी आपको ये तीनों में से कुछ भी मिल जाए, शेप हो, साइज हो या फिर स्टेट हो, इन तीनों में से अगर कुछ भी मिल जाए तो आप उस पर फिजिकल चेंज पे टिक करोगे, अदरवाइज किस पे टिक करोगे? केमिकल चेंज पे टिक करोगे। मेरी बात आ रही है ना समझ में क्या बोल रहा हूं? यानी शेप, यानी जैसे कि आपके पास एक कागज है, आप उसको मोड़ चमोड़ दोगे, उसका शेप चेंज हो गया कि नहीं हो गया? उसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। कागज का तो कागज ही है ना, वो दिमाग लगाओ, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी ना बना है।
तो वो क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज। अगला क्या बताया था मैंने, साइज, उस कागज को कट कर दो, कटिंग ऑफ पेपर आ जाए अगर, तो उसका मतलब क्या, उसका साइज चेंज हुआ है। क्या हुआ, साइज है तो अभी भी वो पेपर ही, उसका साइज ही तो छोटा हो गया है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना है, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। अगला मैंने क्या बताया, स्टेट यानी मेल्टिंग ऑफ आइस, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से क्या हो जा रहा है, वो लिक्विड हो जा रहा है, या फिर उसको फ्रीज कर देंगे तो दोबारा लिक्विड से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, स्टेट का ही तो बस चेंज हो रहा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, फिजिकल चेंज। तो मेरी बात याद रखना, कभी भी शेप, साइज या फिर स्टेट का चेंज हो जाए तो उस पे किस पे टिक करोगे, फिजिकल चेंज पे आपको टिक करना रहेगा। इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे पास, मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें मेल्टिंग दिख जाए कभी भी, मेल्टिंग का मतलब ही होता है स्टेट चेंज होना। क्या हो जाएगा, सॉलिड से क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में, यानी स्टेट चेंज तो हो रहा है ना, चाहे मेल्टिंग दिख जाए या फिर बॉइलिंग मतलब उबलना, लिक्विड से गैसीय स्टेट में फॉर्मेशन हो जाना, तो क्या हो जाएगा इसमें, चाहे मेल्टिंग दिख जाए या फिर बॉइलिंग दिख जाए, फिजिकल चेंज ही होगा क्योंकि उसमें स्टेट चेंज होता है। या फिर कटिंग दिख जाए या फिर चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, देखो वेजिटेबल्स को काटने को चॉपिंग कह देते हैं, है तो वो कटिंग ही ना, काट ही तो रहे, साइज का ही तो चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। या फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स ही क्यों ना हो, जो कैंडल बर्न होती है उसमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो नीचे वैक्स इकट्ठा हो जाता है, वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज ही होता है। हालांकि बर्निंग ऑफ कैंडल एक केमिकल चेंज होता है, वो भी बता रहा हूं। सो केमिकल चेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। सो केमिकल चेंज में आपको कभी भी बर्निंग दिख जाए, क्या दिख जाए, कभी भी बर्निंग दिख जाए, चाहे बर्निंग ऑफ पेपर हो, जब पेपर बर्न करते हो तो ऐश बन जाता है, क्या राख बन जाती है, तो राख क्या है, एक नया सब्सटेंस है कि नहीं, तो एक नई चीज का निर्माण हुआ है और ये इरिवर्सिबल है, दोबारा उस राख से आप उस पेपर को नहीं बना सकते हो। क्या दोबारा राख से उस पेपर को बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, सो वो क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज भी है। अच्छा जी, तो कभी भी आपको बर्निंग दिख जाए, बर्निंग ऑफ पेपर ही क्यों ना हो और बर्निंग ऑफ कैंडल ही क्यों ना हो, याद रखना क्वेश्चन आता है, ये कैंडल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल में दोनों ही चेंज होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। जब मेल्टिंग ऑफ वैक्स लिखा हो तो फिजिकल चेंज पे टिक करोगे, बर्निंग ऑफ कैंडल लिखा हो तो केमिकल चेंज पे टिक करोगे, क्योंकि जब कैंडल जलती है तो ऊपर जो जलती है उसको, वो तो केमिकल चेंज है, लेकिन नीचे मोम इकट्ठा जो होता है उसको, उससे दोबारा हम मोमबत्ती बना सकते हैं, वो एक फिजिकल चेंज होता है। समझ में आई बात? अच्छा जी, तो और भी कुछ केमिकल चेंजेस हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा रेस्पिरेशन जो होता है प्रोसेस, जो आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे या फिर हम पढ़ाएंगे भी। सो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन हम सोचते हैं सांस लेना, रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं होता है, वो तो ब्रीथिंग होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन याद रखना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। एक और प्रोसेस होता है जो कि है डाइजेशन भी एक प्रोसेस है जो हमारे अंदर होता है, वो भी हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, वो भी क्या है, केमिकल चेंज ही है। अगला है हमारे पास एग्जांपल है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स का। किसका? रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। रिपनिंग का मतलब होता है सड़ना। अगर एक बार मान लो फ्रूट सड़ गए तो क्या वो दोबारा से सही हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज ही है। अगला हमारे पास एग्जांपल आ जाता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का मतलब होता है ग्रेप्स को सड़ा के क्या बना देना, उसको वाइन्स बना देना, अल्कोहल बना देना। क्या दोबारा अल्कोहल से ग्रेप्स बन सकता है? क्या नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। सो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स भी। समझ में आई बात? सो ये सारी चीजें थी हमारी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है वो जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं होती है, इट इज अ केमिकल चेंज इन विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस बट विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे कुछ नया प्रोडक्ट, और उसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल ही अलग होने वाली है। इसका एग्जांपल है कि हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलन होते हैं, इनका जब आपस में मिलन होता है तो क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज बनी क्या है, अरे बना क्या है, वाटर। किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसकी प्रॉपर्टी हमेशा इनसे अलग होगी। कैसे? जैसे हाइड्रोजन जो एक गैस होती है वो एक कंबस्टिबल गैस होती है। कंबस्टिबल गैस होने का मतलब जिसको हम जला सकते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसको हम जला सकते हैं। सो कंबस्टिबल गैस होती है हाइड्रोजन गैस, यानी उसको हम जला सकते हैं। प्लस क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है सपोर्टर ऑफ कंबशन। यानी अगर किसी चीज को आपको जलाना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलाओगे, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो वो चीज जल नहीं सकती।
तो हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, वाइल जो चीज बनी है वो क्या बनी है, वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर आपको बुझाने में काम आता है। वाटर क्या, इट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर, यानी वो फायर को आपको बुझाने में काम आता है। ये सब जला रहे हैं और ये बुझाने में काम आ रहा है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही अलग है। इसी को तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होनी चाहिए। तो एग्जांपल समझ लेना, हाइड्रोजन पे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स वाटर। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। किसकी बातें करेंगे, केमिकल इक्वेशंस की। तो पूरा ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे आना चाहिए। केमिकल इक्वेशंस कुछ नहीं होती है, केमिकल इक्वेशंस दीज आर द, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, it is a symbolic representation of a chemical reaction, यानी कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसको सिंबल की फॉर्म में शो करने को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी मैंने क्या लिखा था उस समय, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दिया था तो कि हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर। इतना बड़ा ना लिख के हम ये भी तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। लेकिन ये केमिकल इक्वेशंस में भी वर्ड इक्वेशन है, इसको भी हम सिंबल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। कैसे, हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2 से, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है, इसलिए H2 ही लिखेंगे, H मत लिखना। ऑक्सीजन को भी वहां पे भी 2 लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, O2। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब ये मत बोला यहाँ 2 क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे साथ में मिलन हो गया है। सिंगल जब होते हैं तो हमेशा 2 के फॉर्म होता है। समझ में आई बात? अच्छा जी, तो ये एक केमिकल इक्वेशन, ये भी है, ये भी है। ये केमिकल इक्वेशन में भी वर्ड इक्वेशन है और ये केमिकल इक्वेशन में भी कौन सा इक्वेशन है, सिंबल इक्वेशन है। ये सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगेगा और ये इंफॉर्मेशन भी ज्यादा दे रहा है। कैसे ज्यादा दे रहा है, ये भी तो बता रहा है हाइड्रोजन तो रिएक्ट कर रहा है लेकिन उसके कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर रहा है लेकिन उसके कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, यानी ये कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ये हमारे लिए मोर वैल्यूएबल है, यानी इसलिए ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो ये एक केमिकल इक्वेशन है, इसकी हमें बात, बहुत सारे केमिकल इक्वेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। अब ये एरो आपको चमक रहा होगा, ये क्या चमक रहा होगा, एरो चमक रहा होगा। एरो के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें लिखी हो, एक चीज हो, 2 चीज, 3, 4, कितनी भी हो, उन सबको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और एरो के राइट हैंड साइड में जो भी चीज लिखी हो, जरूरी नहीं है 1 हो, 2, 3, 4 बहुत हो सकती है, उन सबको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट्स कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनका रिएक्शन होता है और ये बनते हैं रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे हम कुछ बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अरे यार मिट जा, वेट, अरे 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 अरे, देखो अगला हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसकी बातें करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या होता है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। यानी मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब इसका मतलब ये है कि देखो, मैंने अभी आपको रिएक्शन लिखी थी कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब एक बात बताओ, आपको एटॉमिक मास पता है? अरे नहीं भी पता तब भी काम चल जाएगा। अभी ध्यान से सुनो, देखो हाइड्रोजन का जो भी मास होता है, वैसे 1 है तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका मास 2 आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का मास 8 होता है, 2 है तो 16 हो जाएगा। अच्छा जी, तो इनका टोटल मास रिएक्टेंट साइड का कितना हो गया, 18,
ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाइड्रोजन इधर भी है, इसका मास इधर कितना 2, और ऑक्सीजन तो यहाँ एक ही है ना, तो यहाँ पे 8, यानी 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। इधर का मास और इधर का मास सेम होना चाहिए। ये अलग कैसे हो गया, यानी इतना 18 मास था इसका, 18 ग्राम मान लो, 18 ग्राम मास रिएक्ट करा तो 10 ही ग्राम थोड़ी ना बनेगा, मास तो सेम ही रहेगा ना, बनेगा तो 18 ग्राम है, तो ये 8 ग्राम कहाँ चला गया। तो ये ऐसे कभी भी नहीं होता है, इसलिए इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपको मास नहीं भी आता तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास से इसका कोई लेना देना नहीं है। कैसे, देखो हमें पता है हाइड्रोजन का जो भी मास, मान लो नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो पता है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे भी रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे भी रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी होगा। यानी रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट साइड में वही तो होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कोई कार्बन का कोई कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो इधर रहेगा वही इधर भी बनेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है, मतलब जो भी बोल लो, इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स है, कितने एटम्स है, 2 हैं, तो उतने ही एटम्स इधर भी होने चाहिए, क्योंकि इधर भी इस हाइड्रोजन का मास और इधर भी हाइड्रोजन का मास है, तो दोनों तो सेम ही होगा ना, यानी एटम्स को सेम कर दो ना बस। 2 हाइड्रोजन इधर है तो 2 ही इधर होने चाहिए, 2 ऑक्सीजन इधर है तो 2 ही इधर होने चाहिए, जो कि एक है। अभी हम करेंगे कैसे बैलेंस करते हैं, उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो अगली वाली आने वाली है कि कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं, उसमें कोई भी केमिकल इक्वेशन आ जाए बैलेंस कर दोगे। समझ में आई बात? अच्छा जी, सो केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं ये बात तो हम अगली वीडियो में कर ही लेंगे, ठीक है। अब समझ में आई बात। केमिकल इक्वेशंस को हम इसलिए इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाएगा हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। कौन सा केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आ जाएगा? अनबैलेंस्ड। इसी को हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कह देते हैं। अरे इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल। क्या बड़बड़ा दिया यार, लिख भी देता हूं, कोई बात नहीं है। इट इज अ रिएक्शन, इट इज a chemical equation. It is a chemical equation in which number of atoms of each element on both sides it is the chemical are equal. On both sides are equal. अच्छा, इसमें आर नॉट इक्वल लगा देना, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें आर नॉट इक्वल लगा लेना बस। समझ में आई बात? मतलब इसका क्या है? देखो मैंने क्या इक्वेशन बताई थी, H2 + O2 gives H2O। मैंने ये बताया था कि हर एक एटम सेम होगा जो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सेम होगा। यानी एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन के एटम 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए। अगला एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, उसके कितने एटम्स है? 2, तो इधर भी 2 है तो इधर भी कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। यानी जितने भी एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लो, और जितने भी एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लो ईच एलिमेंट के, तो वो हमेशा क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। तो ये कौन सा इक्वेशन है? ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी को हम बैलेंस करना सीखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक बच जा रहा है बस, जिसको हम तुरंत ही कंप्लीट करा देते हैं। करा देना जी। अरे अरे अरे, बस ये बोर्ड मिट नहीं रहा है आज, क्या हो गया है इसको? कभी कभी हो जाता है, क्या करें। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस वीडियो का पढ़ेंगे, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। अच्छा जी, ऐसे भी कुछ चीजें मेंशन करेंगे हम
जो क्या करेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हमारी केमिकल इक्वेशंस को। तो उसमें से पहली चीज आ जाएगी मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स। मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट्स, ये क्या होती है, ये 4 तरीके की होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस एंड चौथी होती है एक्वस। चौथी क्या होती है, एक्वस। याद रखना, सॉलिड को एस से दिखाएंगे, लिक्विड को एल से, गैस को जी से और एक्वस को AQ से दिखाया जाएगा। यानी जैसे हमने एक इक्वेशन ली थी H2 + O2 gives H2O। यहाँ पे H2 हाइड्रोजन एक गैस ही तो है, तो इसके बगल में G लिख देते हैं। ऑक्सीजन भी एक गैस है, इसके बगल में G लिख देते हैं। वाटर क्या एक लिक्विड है, इसके बगल में L लिख देते हैं। अगर कोई सी चीज ऐसी आ जाए जो सॉलिड हो तो क्या लिख दोगे, S लिख दोगे। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा एक्वस कब लिखोगे, एक्वस तब लिखोगे जब कोई, देखो लिक्विड तो समझ आ गया, वो लिक्विड फॉर्म है। एक्वस का मतलब कोई सी ऐसी चीज जो पानी के अंदर डिसॉल्व, कोई सी ऐसी चीज जो पानी के अंदर क्या हो, डिसॉल्व हो सॉल्यूशन फॉर्म में, उसी को कहेंगे एक्वस। तब हम लगाएंगे यहाँ पे AQ, अदरवाइज L लिखेंगे सिंपल। ठीक है, तो कब क्या मेंशन करना है, फिजिकल स्टेट क्लियर हो गया ना। अरे बताओ फिजिकल स्टेट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सेकंड जो चीज है वो हम बात करेंगे। देखो अब इसमें हम और भी सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हीट हो गया, क्या हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगला क्या हो गया, सनलाइट हो गया। अगला हो गया जैसे प्रेशर हो गया। ये सारी चीज भी हम केमिकल इक्वेशन में मेंशन कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। जैसे कि मान लो एक रिएक्शन है, कोई भी है A मान लो। अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आगे एग्जांपल भी हम सीखेंगे, क्योंकि अभी एग्जांपल दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक रिएक्टेंट है A जो टूट करके बन गया B + C। कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे सिंपल सा एग्जांपल लिया है। तो ये A ऐसे ही नहीं टूटेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मान लो ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हुई है तो ऊपर हीट लिख देंगे। और भाई एक बात ध्यान से सुन लो, हीट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हीट ना लिखकर एक रेक्टेंगल छोटा सा बना देना। इसका भी मतलब है कि उसको आपने हीट को रिप्रेजेंट किया है, यानी एरो के ऊपर या तो हीट लिख दो या फिर ये रेक्टेंगल छोटा सा बना दो। दोनों ये बताएगा कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई है, हीट की प्रेजेंस में हुई है। अगला जैसे यही रिएक्शन अगर मान लो सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो ऊपर सनलाइट लिख दोगे, ऊपर क्या लिख दोगे, सनलाइट लिख दोगे। अगला मान लो जैसे यही रिएक्शन अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख दोगे। अगला मान लो अगर यही रिएक्शन में कितना प्रेशर लग रहा हो, मान लो 2 ATM का प्रेशर लग रहा हो तो 2 ATM लिख दोगे, यहाँ प्रेशर भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीज भी अगर हम मेंशन करते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो रही है, यानी कि और भी ज्यादा ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रही है। अब थर्ड चीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तीसरी चीज की। तीसरी चीज हमारे पास आ जाएगी थर्ड नंबर की, वो है गैस लिबरेशन। वो क्या है, गैस लिबरेशन। यानी कि अगर कोई सी ऐसी केमिकल इक्वेशन आ जाए जिसमें से गैस निकल रही हो, क्या हो रही हो, गैस निकल रही हो, यानी कि प्रोडक्ट साइड में गैस हो, रिएक्टेंट साइड में नहीं, कहां पे, प्रोडक्ट साइड में अगर गैस हो तो हम उसके जगह क्या लिख सकते हैं, एरो का, अपवर्ड एरो का। कैसे एरो का, अपवर्ड एरो का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, मान लो A + B मिलके क्या बना रहे हैं, C + D। यहाँ पे D एक मान लो गैस है, याद रखना रिएक्टेंट में नहीं लगाना, कहां लगाना, प्रोडक्ट में। अगर D एक गैस है और प्रोडक्ट भी है तो हम इसके साइड में सिंपल ही अपवर्ड एरो बना देंगे, जिससे हम समझ जाएंगे वो एक गैस है। अपवर्ड एरो क्या बता रहा है, टर्रम टर्रम टर्रम, यानी गैस ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो छोटी सी चीज थी जो ये थी गैस लिबरेशन। अब हम बात करते हैं चौथी चीज की, किसकी बात करेंगे, फोर्थ क्या आ जाएगा हमारे पास, कैटलिस्ट। क्या आ जाएगा, कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट होती क्या है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच, कैटलिस्ट क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच react in the chemical reaction without itself being utilized in the reaction, which increases the rate of the reaction as well। यानी कि इसका मतलब है क्या, पहले इसको लिख देता हूं फिर बताऊंगा। It is a substance, it is a substance, it is a substance which increases the rate of reaction, which increases the rate of reaction without itself being utilized in the reaction, without itself
without itself being utilized in the reaction, without itself being utilized in the reaction. कहने का मतलब ये है कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है, मान लो कोई सी रिएक्शन हो रही है, वो 10 मिनट में हो रही है, कितने मिनट में हो रही है, 10 मिनट में हो रही है। कैटलिस्ट डाल देने से, ये एक सब्सटेंस और कुछ नहीं है, उसको एडिशन कर देने से वही रिएक्शन 5 मिनट में होने लग जाए, यानी कि वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, यानी कि उसने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी कि वो कम टाइम में रिएक्शन अब हो जाएगी। यानी अगर A प्लस बी कितने मिनट में बन रहा था, C प्लस डी अगर बन रहा है, ये 10 मिनट में बन रहा था, और मैंने मान लो कोई एटम है Z, कोई एटम है Z, उसको मैंने ऐसे करके डाल दिया, कोई एक सब्सटेंस है Z, जिसको डालने से ये 5 मिनट में होने लगी। तो Z क्या है, Z एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। Z को हम क्या बोलेंगे, एक कैटलिस्ट बोलेंगे, जिसने कम टाइम में रिएक्शन को करा दिया। दूसरी इसमें चीज होती है कि विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन का मतलब होता है कि ये देखो रिएक्शन को फास्ट तो कर देगा, रिएक्शन को फास्ट तो कर देगा, लेकिन ये खुद रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होगा। यानी कि A प्लस बी में जब हमने Z यानी एक कैटलिस्ट को ऐड किया, तो हमारे पास C प्लस डी और Z दोबारा मिल जाएगा हमको आउटपुट में भी। इनपुट में भी हमने Z डाला, Z डालते ही उसने रिएक्शन को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया, और Z वापस में हमने क्या हो गया, आउटपुट में मिल भी गया। यानी खुद वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ उसका काम है रिएक्शन को फास्ट करना, खुद उसमें यूटिलाइज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। अगला और लास्ट हमारे पास आ जाता है प्रेसिपिटेट का। किसका आ जाता है, प्रेसिपिटेट का। फिफ्थ हमारे पास आ जाएगा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, जिसको हम पीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। ये क्या होता है, इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। इट इज एन insoluble substance, it is an insoluble substance which is formed in the reaction, which is formed in the reaction। अच्छा, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में इनसॉल्युबल बन जाए, जैसे कि मान लो पानी में चीनी डाल रहे हो तो उसमें मिल जाता है, लेकिन अगर चीनी को डालते रहोगे तो एक ऐसा सैचुरेशन लेवल आएगा, उसके बाद चीनी जब डालोगे तो वो चीनी उसमें मिलेगा नहीं, उसके बजाय वो नीचे बैठने लगेगा, यानी उसमें वो इनसॉल्युबल होने लगेगा। तब हम उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट, यानी कि पीपीटी। और अगर ऐसा केमिकल रिएक्शन में पीपीटी जब बन जाता है तो उसको डिनोट किया जाता है डाउनवर्ड एरो से। किससे याद करो, डाउनवर्ड एरो से। जैसे मान लो A प्लस बी से अगर मिलके C प्लस डी बन रहा है, अगर मैं मान लेता हूँ D एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसको पीपीटी भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे डाउनवर्ड एरो भी लगा सकते हो। उससे समझ आ जाएगा ये पीपीटी है, और इसका कुछ ना कुछ कलर भी होगा, या फिर इसको पीपीटी करके लिख भी सकते हो, पर सिंपल डाउनवर्ड एरो लगा देना। समझ में आई बात। ऐसे ही आ जाता है इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। सिंपल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। सिंपल क्या लिख दोगे, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या आ जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। सो इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, इन विच precipitate is formed। समझ में आया बैलेंसिंग। सो सबसे पहला एग्जांपल से हम समझेंगे, जो कि केमिकल इक्वेशन है H2 प्लस O2। क्या है जी, H2 प्लस O2, व्हाट इट गिव्स H2O। बैलेंसिंग क्या होती है आप सभी को पता है ना। बैलेंसिंग का मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, और इससे क्या होता है, दोनों तरफ के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके नंबर ऑफ एटम्स को हमें इक्वल करना रहता है, और कुछ नहीं करना। जैसे हाइड्रोजन के इधर 2 एटम्स है, इधर भी 2 एटम्स है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन के इधर 2 एटम्स है, लेकिन इधर कितने एटम्स है, एक ही एटम है, इसलिए ये बैलेंस नहीं है। तो हमें ऑक्सीजन को क्या करना रहेगा, बैलेंस करना रहेगा। याद रखना, हमेशा नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, इसके आगे जो नंबर लिखा है वो, और इसके कोफिशिएंट में जो नंबर लिखा है वो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अगर मान लेते हैं एक पर को यहाँ पे 10 लिखा होता, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, हाइड्रोजन यहाँ 2 नहीं है, 2 10 जा 20 है, समझे, 2 10 जा 20। अब ऑक्सीजन का नंबर निकालना हो तो ऑक्सीजन के बगल में क्या नंबर लिखा है, 1 10 या 10 हो जाता है। ऐसे हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। हालांकि ये हमारा मुद्दा भी
नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 2। तो हमें क्या करना है, इस 1 को 2 बनाना है। तो सिंपल हमें यहाँ कभी भी नंबर नहीं लगाना होता, ये नहीं छेड़ना, इधर कभी भी नहीं छेड़ना है हमको यहीं पे नंबर लगाना है। तो 1 को 2 बनाने का सिंपल तरीका है 1 2 लगा दो, 1 2 2 हो जाएगा, सही बात है ना। लेकिन जब भी एक नंबर लगा दिया करो वापस से रीचेक करना जरूरी है, क्योंकि कुछ बनता है तो कुछ बिगड़ भी जाता है इसमें। क्योंकि ऑक्सीजन देखो 1 2 2 हो गया, सही है, इधर भी 2 है उधर भी 2 है। लेकिन जरा हाइड्रोजन पर गौर करो, 2 2 4 हो गया, इधर तो 2 ही था। तो हाइड्रोजन को दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा, इधर 4 है इधर 2 है, तो इधर क्या लगा दोगे 2, तो 2 2 क्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगला एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स देखो, हर एक एलिमेंट्स के नाइट्रोजन के 2 आइटम्स है और यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने आइटम्स है 1 है, और हाइड्रोजन के यहाँ 2 है और यहाँ कितने 3। अब दिमाग लगाओ, देखो आपको समझना पड़ेगा पहले आपको किसको बैलेंस करना है, नहीं तो अगर गड़बड़ कर दोगे ना फिर तो लड़खड़ा जाओगे। देखो क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 1 को 2 बना सकते हैं हम, बड़ा आसान है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ना हाइड्रोजन बैलेंस है ना नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को 2 से 3 बनाना मुश्किल है ना। अब यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या नंबर लगाओगे कि 3 बन जाए, यहाँ पे 2 भी लगा दोगे तो 2 2 4 हो जाएगा। हालांकि उसका भी एक तरीका है, लेकिन जो पहले आसानी से हो पाए उसको बैलेंस करो। समझ में आई बात? नाइट्रोजन यहाँ आसानी से बैलेंस हो रहा है, क्यों, यहाँ पे 2 है यहाँ 1 है, तो सिंपल 2 लगा दोगे तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को करो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या लगा दोगे 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा NH3 प्लस O2। इससे क्या बनेगा हमारे पास NO प्लस H2, NO प्लस कितना हो जाएगा H2O। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो कैसे करोगे बैलेंस, दिमाग लगाओ। देखो पहले जो भी क्वेश्चन करा रहे हो एक बार खुद ट्राई कर लिया करो, जिसको आता है। अभी तक जिसको समझ आ रहा है इसको एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, है ना। उसके बाद ही अगर अटकोगे तभी देखना तभी देखना, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, अब देखो नाइट्रोजन यहाँ बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन भी कितने 2 है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यानी कि मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मेरी बात आई है ना समझ, किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को, बाकी सब तो बैलेंस है। अब दिक्कत यहाँ आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है 2 और यहाँ हाइड्रोजन है 3, तो 2 को 3 कैसे बनाएंगे, ऐसा कैसे नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर है। तो देखो 2 को 3 बनाना मैं बताता हूं कैसे बनाओगे। यहां 3 लिख दो, 3/2 लिख दो, क्या लिख दो 3 लिख के 2 से डिवाइड कर दो। दिमाग लगाओ ना, इस पूरे नंबर को इससे जो मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ 3 ही है। दिमाग लगाओ। अच्छा फ्रैक्शनल फॉर्म से डर गए, वो तो बाद में मैं एडजस्ट करा दूंगा कैसे करते हैं उसको, पहले इसमें दिमाग लगाओ। हाइड्रोजन कितना होगा 3 ही है, दिमाग लगा लो। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने 3। लेकिन फिर से एक बार रीचेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बगल में ऑक्सीजन भी बैठा था, उसमें गड़बड़ हो गई होगी। देखो हो गई होगी, ये 3/2 ऑक्सीजन प्लस 1, दिमाग लगाओ 1 ये भी तो है, तो 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 ऑक्सीजन का नंबर इधर हो गया, और इधर कितना है ऑक्सीजन 2, यानी 2 को मुझे बनाना है 5/2। 2 को क्या बनाना है 5/2 उत्तरी। तो क्या करेंगे, अरे मेरी जान 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। यार इसको x मान लो, 2 इधर जाएगा, 5/4 ही तो आएगी x की वैल्यू, यानी 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 5/2 बनेगा। तो यहाँ पे 5/4 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब दिमाग लगाओ दोनों साइड, ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। लेकिन इसको अच्छा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है ना ये, तो नीचे वाला हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है, क्योंकि काफी टीचर्स इसमें मार्क्स काट देते हैं, तो हम इसको हटा देंगे। कैसे, यहाँ पे नीचे 2 है और यहाँ पे नीचे 4 है। जब भी आपको फ्रैक्शन को रिमूव करना हो, मतलब फ्रैक्शन यानी नीचे वाले डिनोमिनेटर को रिमूव करना हो, तो क्या करोगे, नीचे वालों का एलसीएम ले लो और उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रही है बात, नीचे वालों का एलसीएम ले लो और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4NH3। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, प्लस 5O2 आ जाएगा। यहाँ 4 से करोगे तो 4NO आएगा, प्लस यहाँ 4 से करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6H2O आ जाएगा। अब दिमाग लगाओ दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के। यहाँ 4 है नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 3 4 जा 12 है और हाइड्रोजन 6 दूनी 12 है। ऑक्सीजन कितना है 5 दूनी 10, 4 और 6 10।
समझ में आ गई बात। अब आपने बहुत पता नहीं क्या क्या किया होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया होगा। मेरे को तो समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। फ्रैक्शन ना करके पता नहीं क्या क्या करोगे तो उससे नहीं होगा। हालांकि एक बढ़िया वाला तरीका अगले वीडियो में मैं देने वाला हूं। समझ आ रही है ना बात। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहो, क्योंकि दिस इज प्रैक्टिस करना भाई। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। जैसे मान लो C5H 12 प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा हमारे पास Cu2 प्लस H2, ये बन गया। अब सिंपल हम अगर दिमाग लगाए तो कार्बन यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, बैलेंस नहीं है, सिंपल बैलेंस हो भी रहा है। 1 को 5 बनाना बड़ा आसान है, यहाँ 5 लगा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ 12 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है। अच्छा, ऑक्सीजन को देख लो एक बार, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 11 है ऑक्सीजन। देखो 2 को 11 बनाना मुश्किल है, फ्रैक्शन में आ जाएगा। 2 को 11 बनाओगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को देखो, यहाँ 12 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 6 लगा दोगे सिंपल बन जाएगा। तो पहले जो आसानी से हो जाए उसको बैलेंस करो, समझे ना। तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर दो, यहाँ पे 6 लगा दोगे, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। अब फिर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ 6 है प्लस 10 16 हो गए, तो यहाँ पे कितना लगा दोगे 8। तो ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने चले जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो। इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा CuO प्लस NH3। इससे क्या बनेगा, यहाँ पे Cu प्लस N2 प्लस H2O प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास H2O बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, Cu ऑलरेडी बैलेंस है, नाइट्रोजन नहीं है बैलेंस, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो नाइट्रोजन सिंपल है, बैलेंस कर लो। 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 1, तो यहाँ क्या लगा लोगे 2, यहाँ क्या लगा लोगे 2 लगा लो अच्छे से। 2 लगा लिया, 2 नाइट्रोजन लगा लिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 6। देखो 3 2 6, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, तो 6 कैसे बनाओगे इसको, यहाँ पे 3 लगा लो। अब ऑक्सीजन जरा देखना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो यहाँ 3 लगा लोगे। कॉपर बदल जाएगा, कॉपर को चेक करो, यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 कर लोगे। एक बार रीचेक कर लो, कॉपर है 3, यहाँ पे भी है 3, नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे भी है 2, हाइड्रोजन है 6, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 3, ऑक्सीजन है 3। समझ गए। अच्छा, अब कुछ 2 क्वेश्चन और बात करते हैं, 2 क्वेश्चन की और बात करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो छठा क्वेश्चन है अल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। इसकी वैलेंसी इस पे, इसकी वैलेंसी इस पे, बताया था ना, बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो देख लो। प्लस बेरियम क्लोराइड, ये वैसे इक्वेशन तो आएगी बनाने के लिए, क्या हो जाएगा फिर ये AlCl3 प्लस BaSO4। आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। इसमें मत घबराओ, बस बैलेंसिंग सीखो, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, बहुत सारी चीज है, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। यहाँ पे क्या करोगे आप, जहां पे ज्यादा भीड़ है वहीं पे वार करना होता है, जहां पे ज्यादा भीड़ है वहीं पे क्या करो वार। यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे सल्फेट देखो, ये पूरा सल्फेट देखो तो 3 है, यहाँ पे पूरा सल्फेट देखो तो 1 है। पूरा सल्फेट क्या है 1, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूं, तो पूरा सल्फेट इधर भी 3 हो जाएगा। अच्छा जी, क्या जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे सल्फेट हो गया 3, यहाँ पे भी सल्फेट है 3, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 3, बेरियम यहाँ पे 1 है, और बेरियम को मुझे क्या बनाना है, इधर 3 है इधर 1 है, ये आसान है सबसे, तो बेरियम को क्या बना दो 3। अब देखो एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे लगा दो 2। अब क्लोरीन का जरा देखो, क्लोरीन इधर है 6, क्लोरीन इधर है 6। आई थिंक सारी चीज बैलेंस हो चुकी है, आई थिंक सारी चीज बैलेंस हो चुकी है, हो गई ना, बड़ा आसान है। बिल्कुल भीड़ पे बात करो, आसानी से करते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मान लो फेरिक सल्फेट, एक फेरस सल्फेट होता है, एक फेरिक सल्फेट भी होता है। तो फेरिक सल्फेट इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी इस केस में, फेरस में 2 हो जाती है ना। फेरिक सल्फेट आ जाएगा हमारे पास प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा, तो ये इस पे बार करेगा तो FeOH, ये 3 इधर आ जाएगा, प्लस NH4, इसकी वैलेंसी 1, इसकी
फेरिक फेरिक फेरिक, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 लग जाएगा। ये कैसे बनाना है इस सब पे ध्यान मत दो, सिर्फ बैलेंसिंग पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब दिमाग लगाओ क्या करेंगे, दिमाग लगाओ अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे आयरन है कितना 2 और यहाँ पे आयरन है कितना 1, यहाँ पे बार करोगे नहीं, जहां भीड़ है वो देखो, सल्फेट है 3, यहाँ सल्फेट है 1, तो यहाँ सल्फेट को बना दो कितना 3, सल्फेट बन गया 3, सल्फेट हो गया बैलेंस। अब देखो क्या है, सल्फेट हो गया, अच्छा यहाँ पे 2 3 जा 6, NH4 कितना है 6, NH4 कितना है 6, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ अगर मैं 6 लगा दूं, यहाँ क्या लगा दो 6, तो NH4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कितना है 6, हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे 2 लगा दूं तो हाइड्रोक्साइड भी 6 हो जाएगा, आयरन 2 है इधर भी 2 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन फिर से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। सो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतनी ज्यादा आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। हालांकि ये वीडियो तो काफी ज्यादा बेसिक और हिट एंड ट्रायल मेथड इतना ज्यादा यूजफुल भी नहीं होता है, कुछ आसान क्वेश्चंस में ही ये लगते हैं, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे 100% गारंटी है, 100% श्योरिटी है कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो तब तक बैलेंसिंग, क्या आपको इतना डर लगता है बैलेंसिंग से कि आपने मेरा पूरा कमेंट सेक्शन ही भर दिया। ऑफलाइन वाले बच्चे भी बोलते हैं कि भैया बैलेंसिंग समझ तो आ जाती है लेकिन उससे सारे सवाल सॉल्व ही नहीं होते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा रामबाण तरीका लाया हूं, जिससे आप चाहे कितना भी तगड़ा क्वेश्चन क्यों ना जाए बैलेंसिंग से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो आज मैं आपको वो पुड़िया देने वाला हूँ, क्या देने वाला हूँ, एक पुड़िया देने वाला हूँ, जिसको खाने के बाद बैलेंसिंग से रिलेटेड कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा क्यों ना हो आपको, वो खत्म हो जाएगी। सो तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, हेलमेट लगा लो और नजरें बिल्कुल सामने होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, H2 + O2 gives H2O। ये वाला जो तरीका है इसमें हम मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज करेंगे केमिस्ट्री में। क्या बोला मैंने, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे केमिस्ट्री को सॉल्व करने में। बड़ा ही आसान सा तरीका है, जरा ध्यान से देखो। ABCD आती है ना, बस ABCD खेलना है। देखो जो भी यहाँ पे जो भी ये सब लिखा हुआ है इसके बगल में ABCD लिख दो, ABC, ऐसे और होगा तो D ऐसे करके लिख दो, ठीक है। अब हमें बैलेंसिंग का रूल क्या कहता है, बैलेंसिंग का रूल ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड सेम होने चाहिए, यही तो कहता है बैलेंसिंग का तरीका। अच्छा नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं पता है ना, जैसे मैंने बोलूं हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ, तो 2 × A, इन दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो 2 × B, तो 2B, है ना, समझ आया। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर देंगे हम बराबर, वहां से इक्वेशन साइकिल्स को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखो हाइड्रोजन में अगर मैं लगाऊं तो हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है 2A, कितने हैं 2A, और राइट हैंड साइड में कितने हैं 2C, और क्या ये बराबर नहीं होंगे, यही तो कहता है ना बैलेंसिंग का तरीका कि LHS और RHS क्या होगा बराबर, 2 से 2 कट जाएगा तो A बराबर C आ जाएगा। समझ में आई बात। अब जरा ध्यान से देखते रहना, जरा ध्यान से देखते रहना, सब्र रखो सब्र। देखो ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है 2B, और राइट साइड में कितने हैं C, देखो यहाँ 1 है, 1 × C यानी सिंपल C। अच्छा तो 2 इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब क्या करना है जरा ध्यान से सुनो, तीन वेरिएबल है A, B और C, किसी की भी वैल्यू को 1 पुट कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी की भी वैल्यू को क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। मैं पुट कर देता हूं पुटिंग A इज बराबर टू 1, A को अगर 1 पुट गया तो A और C तो आपस में बराबर है, यानी कि C भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जब यहाँ पे मैं पुट करूंगा C की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू यहां से आ जाएगी हाफ, यानी B की भी वैल्यू आ गई, A और C की भी वैल्यू आ गई। A B C को दोबारा यहाँ पे पटक दो, हमारा आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन के लिए क्या, हाइड्रोजन के बगल में A है, A की वैल्यू है 1, तो 1 की जगह कुछ भी मत रखो, सिंपल 1 ऐसे आ गया है ना। B के जगह क्या रख दोगे 1/2 O2, और ये कितना आ जाएगा, C की वैल्यू भी क्या दी हुई है 1, यानी कि कुछ भी मत लिखो। लेकिन हमें नीचे अच्छा वाला आंसर चाहिए, नीचे एक नंबर आ रहा है फ्रैक्शन वाला, इसको हटाने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, नीचे जो भी नंबर आ रहा है उसको पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। 2 आ रहा है ना, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2H2 प्लस यहाँ पे 2 से करोगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, O2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से करोगे तो 2H2O। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि बैलेंस है।
तो बोलोगे सर इतना भैया इतना लंबा चौड़ा तरीका करना है, इससे बढ़िया तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इससे बढ़िया हिट एंड ट्रायल मेथड है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये है ऑल राउंडर तरीका, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल तरीका इसमें लगाओगे तो उससे और भी आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन हिट एंड ट्रायल तरीके में ये होता है कि जब हार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तब क्या होता है, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, उसमें गलती होने की चांसेस काफी ज्यादा होती है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और एग्जाम हॉल में गलती होना तय होती है अगर उस तरीके से करते हो। लेकिन इस तरीके में क्या है, हल्का सा टाइम भले ही ज्यादा लगे लेकिन इसमें 100% श्योरिटी होती है कि आंसर तो पक्का ही आएगा, क्योंकि हमें इक्वेशन बना के सिंपल सॉल्व करना है, ये पता है ना आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन हिट एंड ट्रायल तरीके में क्या होता है, उसमें भाई इतना ज्यादा टाइम लग जाता है और इतनी सारी चीज हो जाती है कि गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो जब आसान सा क्वेश्चन आए, ज्यादा एलिमेंट्स ना हो, तो आप हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हार्ड आए तो मैं कहूंगा हिट एंड ट्रायल यूज मत करना, हिट एंड ट्रायल का यूज मत करना, उसमें इस तरीके का यूज करना। सो जैसे और क्वेश्चन में लेवल बढ़ाता जाता हूं धीरे धीरे, N2 प्लस H2 इट गिव्स NH3, इट गिव्स NH3। तो सिंपल क्या करना है, ABCD खेलो, ABC, सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को सेम करना है। तो कितना हो जाएगा ये 2A बराबर C, नाइट्रोजन के लिए किया मैंने। अब हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 2B बराबर इधर 3C, इधर नाइट्रोजन के लिए किया और इधर किसके लिए किया, हाइड्रोजन के लिए किया। दो इक्वेशन बन गई है। कोई भी एक वेरिएबल को 1 मान लो, A को मैंने मान लिया 1, A को 1 मानोगे तो C की वैल्यू अपने आप ही 2 हो जाएगी, बताओ ना, हो जाएगी ना। C की वैल्यू जैसे 2 रखोगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, B की वैल्यू 3 आ जाएगी। अरे हो गया कि नहीं, बस वैल्यू पटक दो, आंसर आउट हो गया। A की वैल्यू 1 रखोगे तो N2 प्लस H2, B की जगह क्या रख दोगे 3H2, इट गिव्स C की जगह 2NH3। देख लो सारे के सारे नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में क्या है, बराबर है। आप फाड़ के देखो, हेलमेट को ढक मत लेना, इतना तो रखना कि दिखे तुम्हें, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, NH3 प्लस O2 अगर मैं कर दूं तो आ जाएगा NO प्लस H2O, ठीक है। फिर से ABCD खेल लो, ABC का D, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स को बराबर को नाइट्रोजन के लिए करूंगा तो नाइट्रोजन के हैं A और इधर कितना है C, A बराबर है C के। अच्छा जी, ये कैसे भी लिख सकते हो, ये आपका रफ वर्क होता है, कोई फेयर में नहीं करना। फेयर में सिंपल एक बैलेंस इक्वेशन दिखानी होती है और कुछ नहीं। अब मैं हाइड्रोजन के लिए करूं तो इधर है लेफ्ट साइड में 3A और राइट साइड में कितना है 2D। ऑक्सीजन के लिए करूं तो 2B और इधर कितना, ध्यान से देखना, इधर C यहां पे भी है लेकिन यहां पे भी तो है D, C प्लस और यहां पे 1D यानी D। तो ये ऑक्सीजन के लिए आ गया। अब किसी भी वैल्यू को 1 कर लो, A की वैल्यू 1 माना तो C की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, समझ में आई बात। और A की वैल्यू जब 1 रखोगे यहाँ पे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, D की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अच्छा, A C D मिल गया, B नहीं मिला, उस इक्वेशन को सॉल्व करो जरा। 2B बराबर टू C प्लस D, C कितना है 1 प्लस D कितना है हाफ, यानी कि 3/2 और 2 नीचे चले जाएगा तो B की वैल्यू आ जाएगी 3/4। चारों वेरिएबल के आंसर आ गए, यहाँ पे वैल्यू पटक दो। A की जगह क्या रखोगे 1 यानी NH3 प्लस B की जगह क्या रखोगे 3/4 O2, इट गिव्स व्हाट NO। C की जगह क्या रखोगे 1 NO प्लस H2O, H2O D 1/2 H2O। अब बोलोगे इसके नीचे 4 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, जब एक से ज्यादा चीज है तो क्या करो, नीचे वाले जो भी है उनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो, पूरी इक्वेशन को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4, पूरी इक्वेशन को 4 से खत्म कर दो तो क्या आ जाएगा 4NH3 प्लस यहाँ 4 से करोगे 4 से 4 खत्म हो जाएगा 3O2 आ जाएगा, इट गिव्स यहाँ 4 से करोगे 4NO प्लस यहाँ 4 से करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा तो 2H2O। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन होगी, समझ आई है नहीं आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो, C5H12 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। ABCD खेलना है, A यहां रख दो, B यहां रख दो, C यहां रख दो, D यहां रख दो, ठीक। अब क्या करोगे, कार्बन के कितने एटम्स, इधर 5A और इधर कितना है C, 1C यानी C।
ठीक, अब और हाइड्रोजन के लिए खेलो, क्या हो जाएगा 12A इज बराबर टू, इधर आ जाएगा 2D, कितना आ जाएगा 2D। अब ऑक्सीजन के लिए खेलोगे तो कितना आ जाएगा 2B इज बराबर टू, इधर आ जाएगा 2C प्लस इधर भी तो है D। तो 3 इक्वेशन बन गई है। A की वैल्यू 1 मान लो, A नहीं कुछ भी मान सकते हो, वैसे A की वैल्यू 1 हो जाएगी तो C की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी। इतनी बात आ रही है समझ। अब ये देखो 2 से ही कट जाएगा 6 बार में, यानी D की वैल्यू है 6 टाइम्स ऑफ A और A की वैल्यू मैंने 1 मान रखी है, तो यहाँ A पुट करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 6। A C D आ गया, B की वैल्यू निकालनी है तो 2B इज बराबर टू 2 इंटू C, 2 5 जा 10 प्लस D की वैल्यू है 6, 10 अच्छा 16, 16 का आधा 8, यानी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। इन सारी वैल्यू को मोहब्बत से पटक दो यहाँ पे। A की वैल्यू है 1 तो C5H12 प्लस B की वैल्यू है 8 O2 इट गिव्स C की वैल्यू है 5 CO2 प्लस D की वैल्यू 6 H2O। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा ही आसान तरीका है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसने वाले। इक्वेशंस को सॉल्व करना है सिंपल और आंसर पाना है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि कितने क्वेश्चन हो गए, शायद 4 हो गए, आई थिंक ये 5वां क्वेश्चन होना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड प्लस इसका रिएक्शन करा दो NH3 के साथ, तो ये क्या देगा Cu प्लस N2 प्लस H2 देगा। ठीक है, अब इसमें 5 आएगा, क्या मतलब A B C आएगा, D भी आएगा और E भी आएगा। समझ गए? अब देखो कॉपर के लिए खेलेंगे तो क्या आ जाएगा A इज बराबर टू C, A इज बराबर टू C। अब क्या करो ऑक्सीजन के लिए खेलो तो कितना आ जाएगा A इज बराबर टू E आ जाएगा, मतलब ये सब आपस में बराबर है। अच्छा जी, अब फिर नाइट्रोजन के लिए करोगे तो कितना आ जाएगा B इज बराबर टू 2D। फिर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए खेलो 3B इज बराबर टू हाइड्रोजन के लिए इधर कितना है 2E, कितना आ जाएगा 2E। किसी को भी 1 पुट कर दो, A की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो C भी 1 हो जाएगा और E भी 1 हो जाएगा। दिमाग लगाओ, 3 तो ऐसी आ गए, समझ गए? अच्छा ACE हमारे पास आ चुका है, तो अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दोगे 1 तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 2/3। B की वैल्यू कितना आ जाएगी 2/3। अच्छा यहाँ पे B की वैल्यू जब 2/3 पुट करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो D की वैल्यू 1/3 आ जाएगा। 5 वेरिएबल के आंसर आ गए, यहाँ पटक दो तो कितना आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस B की वैल्यू है 2/3 NH3, फिर C की वैल्यू है 1 यानी Cu प्लस N2, D की वैल्यू है 1/3 N2 प्लस E की वैल्यू है 1 यानी सिंपल H2O। अब नीचे क्या है 3 ही है तो 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3CuO प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 इट गिव्स 3Cu प्लस 3 से 3 खत्म N2 प्लस 3H2O। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, तो ऐसे ही करना है, खचम खचामी। और कुछ तगड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन जो आने वाले हैं अब इनको अगर तुम हिट एंड ट्रायल से करने को तो आपके तेल निकल जाएंगे, हालांकि होने का हो सकते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 इट गिव्स AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। यहाँ पे ABCD खेलो ABC का D। ठीक है, खचम खचामी करते हैं। अल्यूमिनियम के कितने हैं इधर 2A और उधर कितने हैं C, खत्म। सल्फर के देखो ध्यान से देखना, अब सल्फर के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, क्यों? ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये 3 इसका भी है इसका भी है, ठीक है ना, ये 3 इसका भी है और इसका भी है, तो सल्फर के लिए 3। लेकिन इधर भी तो ये जो नंबर लिखा होता है इससे इसकी पूरी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सल्फर के एटम से 3A, समझ रहे ना कितने हैं 3A, और राइट हैंड साइड में सल्फर कितना है 1 इंटू D यानी कि 3A इज बराबर टू D। नाउ ऑक्सीजन, व्हेन इट कम्स टू ऑक्सीजन कितना 4 12A इज बराबर टू ऑक्सीजन इधर कितना है 4D। क्या मैं सही कर रहा हूं 4D। ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, बेरियम के लिए करो B इज बराबर टू इधर D, सिंपल। क्लोरीन के लिए करो, सारे एलिमेंट्स के लिए खेलना है तो 2B इज बराबर टू 3C। इतने सारे एलिमेंट्स से हिट एंड ट्रायल में हालत खराब हो जाती है, हालांकि हमने पिछले वीडियो में हिट एंड ट्रायल से भी इसको किया है, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, जो अभी बच्चे हैं, उनको करना बड़ा मुश्किल है।
ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या कर देता हूं मैं, 1 पुट कर दूंगा तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू मैं रखूंगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ गए, ए सी डी आ गया, हमें बी और चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी और चाहिए। बी और डी आपस में बराबर है, दिख ही रहा है, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3। सिंपल वैल्यू पटक दो, ए की जगह ये रखोगे तो Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस बी, बी की जगह 3, BbACl2 इट गिव्स सी, C2AlCl3 प्लस डी, D3 BaSO4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। अरे बता दो समझ आया कि नहीं आया, अब मत भरना कमेंट सेक्शन में कि भाई बैलेंसिंग से डर लगता है, सारा डर निकाल दूंगा मैं। एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये, फिर जितने मर्जी उतने क्वेश्चन लगा लो इस मेथड से, कभी ये मना नहीं करेगा आपको आंसर देने से, हमेशा आंसर देगा। सो लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है। फेरिक सल्फेट, एक फेरिक सल्फेट होता है, उसमें आयरन की वैलेंसी 2 होती है, इसमें आयरन की वैलेंसी 3 आएगी, इसकी 2 तो ये ऐसा होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फिर से ये क्या बनेगा हमारे पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, फिर क्या आ जाएगा NH4 का होल ट्वाइस, फिर ये SO4 हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, ABCD ले लो, A फॉर बोलो, ये क्या कर दिया मैंने, अरे प्लस का साइन आएगा, प्लस ABCD। ठीक है, अब देखो आयरन के लिए खेलोगे तो कितना आ जाएगा, 2A बराबर टू सिंपल सी। ठीक है, सल्फर के लिए खेलो 3A इज बराबर टू, इधर क्या कहां है, सल्फर कहां है, इधर है, 3A इज बराबर टू DA, 1 मतलब लिखना, D ये भी तो है तो D आ जाएगा। ऑक्सीजन के लिए चाहती है 12A, इधर भी ऑक्सीजन प्लस B भी लगाओगे। ठीक है, B भी नहीं बोला, B भी, ठीक है, ओके। सो इधर प्लस B आ गया, इज बराबर टू, इधर कितना है ऑक्सीजन 3C प्लस इधर कितना है ऑक्सीजन 4D, 3C प्लस 4D। तो ये इक्वेशन बनी है। अब किसके लिए खेलना है, नाइट्रोजन के लिए खेलोगे तो क्या आ जाएगा, B, इधर आ जाएगा B, इधर कितना आ जाएगा नाइट्रोजन के लिए 2D, 2 तो इसके साथ भी जाएगा और D, तो 2D, B बराबर टू 2D। अब हाइड्रोजन के लिए खेलोगे तो 4B नहीं, 4 प्लस 1 5 है, यहां देखो ना 4 प्लस 1 5 भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5B। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 3C, कितने हैं 3C, उधर भी है क्या, बिल्कुल है, 4 2 जा 8D प्लस 8D। और इतनी सारी इक्वेशन बन गई, अरे सारी यूज भी नहीं होती, आसानी से आंसर आ जाता है। देखो अब देखो क्या करना है, ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी, सी की वैल्यू 2 चमक गई, डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अरे भाई ए सी डी तो आ गया, बी तो चाहिए, बी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ डी है, यानी 3 2 6 है। इक्वेशन भले इतनी जल्दी लगी, आंसर देख रहे हो कितने जल्दी आ गया। अब सिंपल सा वैल्यू पटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ए की जगह 1 यानी Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस यहाँ पर रखोगे बी की वैल्यू यानी कि 6 NH4OH इट गिव्स C यानी सी की वैल्यू है 2 FeOH का होल थ्राइस प्लस डी की वैल्यू पुट करोगे 3 NH4 का होल ट्वाइस SO4। एक बार यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, आयरन इधर है 2, इधर भी है 2, सल्फर इधर है 3, इधर भी है 1 3 3, ऑक्सीजन है 4 3 12 प्लस 6 18, ऑक्सीजन है इधर 3 2 6 प्लस 4 3 12 12 प्लस 6 18। और क्या है, और क्या चेक करना है, नाइट्रोजन इधर है 6 और इधर भी है 3 2 6। और क्या चेक करना है, हाइड्रोजन 4 1 5 6 के 30 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 6 और 4 2 8 3 24 प्लस 6 30 है, यानी कि पूरा सही है। दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना करो, इस ट्रिक से आप रिएक्शन को डील करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन चारों को हम अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं। कंसेप्ट में सबसे पहले हम कंसेप्ट कराएंगे और कंसेप्ट के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, कैसे क्वेश्चन जो रिपीटेडली आते रहते हैं
बोर्ड्स में वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, साथ के साथ ही एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे कंसेप्ट विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता, बेसिक चीजें नहीं आती है, तो बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बन चुकी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, कोई भी दिक्कत फिर केमिस्ट्री में नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है तो यही चैप्टर नहीं, क्लास 10th की केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप समझ नहीं पाओगे, हर चैप्टर में दिक्कत आने वाली है। इसलिए वो बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो उसको देख के जरूर आना। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 4 तरीके की रिएक्शन पढ़ना है आपको, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। बाकी रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे तरीके से। आज इस 4 को पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स, when 2 or more reactants, when 2 or more substances react to form a single product is known as combination reaction। देखो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, जो भी एग्जांपल्स वगैरह है वो मैं आपको बोर्ड पे लिखकर समझाता रहूंगा ताकि हमारा टाइम बचता रहे, ठीक है ना। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो या तो मिनिमम 2 होना चाहिए या फिर 2 से कितने भी ज्यादा रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट एक ही बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ही बनेगा, यानी ये कम से कम 2 होना चाहिए या फिर 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर आखिर में प्रोडक्ट क्या आएगा, एक ही आएगा। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ आई बात। इसके कुछ एग्जांपल्स की बातें करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे पहला आ गया H2 + O2 गिव्स H2O। देखो 2 सब्सटेंस मिलके एक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 2 मिलके एक बना रहे हैं, इसी को कहते हैं कंबाइन करके एक में जुड़ जाना, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, मान लो C + O2, ये भी क्या हो जाता है CO2, 2 मिलकर एक बना दिए कि नहीं। अब ये तो थे बेसिक एग्जांपल। एक ऐसे देखो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें वाटर का रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम, याद रखना। इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। ये वाली रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपके घरों में पुट्टी होती है ना, जब पुट्टी का पैकेट लाते हो ये कैल्शियम ऑक्साइड वही होती है। फिर पुट्टी के पैकेट में क्या करते हो, पुट्टी निकालते हो, उसमें पानी डालते हो। जब पानी, देखो ये हो गई पुट्टी, और इसमें जब पानी ऐड किया तो वो जो चढ़ाते हो फिर गीला उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज नोन एज स्लेक्ड लाइम। इसका एक और नाम ये भी है और इसका नाम क्विक लाइम भी है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अब देखो सबसे पहले पुट्टी लाए, पानी ऐड किया, ये बन गया। इसको पुट्टी को फिर दीवार पे क्या कर दिया, चढ़ा दिया। फिर दीवार पे चढ़ाने के बाद क्या होता है, कुछ दिन में पुट्टी सूख जाती है, बिल्कुल मस्त एकदम सूख जाती है। तो होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करते हो, दीवार पे चढ़ा देते हो। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप दीवार पे चढ़ा देते हो तो क्या करते हो, जैसे दीवार पे आपने चढ़ाया तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस है जो कि प्रेजेंट है, वो क्या कर जाती है, इससे रिएक्ट कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट कर जाती है तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि कड़क सा सब्सटेंस है ना, गीला नहीं रहता, सूख जाता है। सूखने के बाद ये बन जाता है और प्लस वाटर का क्या हो जाता है, इसमें से रिलीज हो जाता है। यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, निकल जाता है, यानी वाटर निकल गया तो गीलापन हट गया ना। सिंपल सा हम ये समझ लेते हैं। समझ में आई बात। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप पुट्टी में पानी मिलाते हो तो ये तो बनता है, लेकिन बहुत सारी थोड़ी हीट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, इसमें से थोड़ा एनर्जी भी निकलती है, हीट की फॉर्म में क्या निकलती है, एनर्जी भी निकलती है। तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और भाई अब ये नई चीज क्या बता दी मैंने, तो 2 रिएक्शंस और आपको याद करनी है इसी के अंदर, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ी ये वाली रिएक्शन को मैं रहने देता हूं क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बाकी सबको मैं मिटा देता हूं ताकि अच्छे से समझा पाऊं। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे मैंने कहा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं बात करूं क्या होगा, देखो A + B से मेरे को बन रहा है C,
A प्लस बी मिला के मान लो C बनता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब हम हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? हम हीट प्रोवाइड करेंगे। हम हीट प्रोवाइड करने का मतलब है हम यहाँ पर हीट को देंगे। समझ में आई बात? या तो यहां पर लिख लो या फिर यहां ना लिख के अगर एरो के ऊपर लिख दो, वो भी बिल्कुल सही है। उसका भी मतलब ये है कि हीट हम ही दे रहे हैं, हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर हीट ना लिख के मैंने आपको एक बात बताया था कि हम छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं, वो भी यही बताता है कि हम हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी चीज एक्सोथर्मिक कैसे होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होगा? अब देखो A प्लस बी से मान लो C बन रहा है, और लेकिन अब हम हीट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रिएक्शन हो गया कि हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे लेकिन हीट निकल रहा है। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो समझ आया केमिकल इक्वेशन से हम कैसे समझ सकते हैं इसको? या तो लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर एरो के ऊपर अगर हीट लिखा हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, अगर वो राइट हैंड साइड में लिखा हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इस वाले रिएक्शन में हीट एनर्जी यहाँ निकलती है, एनर्जी निकलती है, हम एनर्जी यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। समझ में आई बात? अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं जो आते रहते हैं एग्जाम में, वो ये है कि रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो याद रखना मेरी बात, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? देखो रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हो, लेकिन रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी को निकालना ही रेस्पिरेशन है। जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर, उसमें से एनर्जी निकालना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो क्या हुआ? एनर्जी निकल रही है ना। क्या कर रहा है रेस्पिरेशन में? एनर्जी निकाल रहे हैं। तो रिलीज एनर्जी किसमें होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो यानी रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी, जो कि सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में चेक सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन आपको वो क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है ना, वो लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। जो रेस्पिरेशन की एक इक्वेशन होती है वो ये होती है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? H2O। क्या बनता है? H2O प्लस CO2 प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, पानी निकलता है। देखो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, ये जो ग्लूकोज है, खाना है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एनर्जी का रिलीज होगा। एनर्जी राइट हैंड साइड में लिखी है, इसलिए ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको आप बैलेंस जरूर करोगे। बैलेंसिंग वाली वीडियो देखी है ना, बैलेंस आप खुद करोगे। जो भी इक्वेशन आज लिखने वाला हूं सबके सब आपको बैलेंस करना है, ठीक है ना? तभी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, वो ये है कि द वेजिटेबल मैटर को हम जब कंपोस्ट करते हैं, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये क्या है? ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। वेजिटेबल मैटर जैसे कि वेजिटेबल्स के कुछ छिलके हो गए, ये सब को मिला के अगर हम एक कंपोस्ट बनाए, कंपोस्ट का मतलब कह सकते हो खाद बनाए। क्या बनाए? इससे खाद बनाए, तो वो भी क्या होता है? उसमें भी एनर्जी निकलती है। एनर्जी क्या होती है? निकलती है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। समझ में आई बात? इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और कुछ भी नहीं बचा है, और कुछ भी नहीं बचा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। क्या होता है? इट इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा मिलके एक बन रहे थे, कंबाइन होके। डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा बना लेते हैं। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, थोड़ा सा बस मैं समझा देता हूं, ठीक है ना? अब देखो, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या दो से ज्यादा मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन डीकंपोजिशन में क्या था? एक ही रिएक्टेंट होगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हम एनर्जी देंगे तो ये दो या दो से ज्यादा चीज बनाएगा। समझ में आई बात? यानी इसको हम तोड़ के दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट कर देंगे और इसको जोड़ के ये बनाएंगे। इसमें जोड़ते हैं, इसमें तोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं, इसमें तोड़ते हैं। सो इट इज द रिवर्स ऑफ दिस। समझ में आई बात?
समझ गए ना? अच्छा जी, तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, रिएक्टेंट को तोड़ते हैं। अब तोड़ने के लिए हमको चाहिए एनर्जी। अगर आपको किसी चीज को तोड़ना है तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी हम यहाँ पर भी समझेंगे, बिना एनर्जी के डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा जी, तो इसीलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। पहला क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट की फॉर्म में, हीट की प्रेजेंस में कराएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब हीट की प्रेजेंस में हो, उस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। थर्म का मतलब ही होता है हीट, ठीक है। अब पहला थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल लिख रहा हूं, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। सो एग्जांपल पहला लिख देता हूं, जो कैल्शियम कार्बोनेट बनी थी ना, याद करो पुट्टी वाला जब शुरू किया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था। इसको अगर आप हीट कर दोगे ना, दोबारा से आप जब हीट करोगे दोबारा से आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा। समझे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये तो था अच्छा सा एग्जांपल ये था, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल अब बताने वाला हूं। इसको भाई खोलकर पी जाना, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये 2 एग्जांपल बड़े ही मोहब्बत से याद करना। पहला क्या है, जो FeSO4 है, इसको हीट करना था ना, ठीक है। FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसको जब आप हीट करते हो तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम क्या है ये भी लिख देता हूं, ये है फेरस सल्फेट। इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। मैंने ये बात बताई थी ना कि आयरन की वैलेंसी जब 2 होती है उसको फेरस कहते हैं, 3 होती है तो फेरिक कहते हैं। यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है, 2 से 2 देखो कट गया तो इसकी वैलेंसी 2 है तो फेरस था। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है ना, इसकी वैलेंसी 3 है, इसलिए यहाँ पे इसको फेरिक कह देते हैं। तो ये है फेरिक ऑक्साइड। क्या है जी, फेरिक ऑक्साइड। इसको नीचे लिख देते हैं, अरे फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा जी, ये इक्वेशन आपको बड़ी मोहब्बत से अच्छे से याद होनी चाहिए, बैलेंस आप खुद कर लेना इसको। अच्छा जी, अब इसमें से क्वेश्चन और भी कैसे फ्रेम होते हैं कि बताओ, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड गिव 2 ऑब्जर्वेशन। 2 ऑब्जर्वेशन बताओ क्या होगी जब फेरस सल्फेट को हीट करोगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख देना, सबसे पहले इक्वेशन लिख देना। अच्छा जी, अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब इसको हीट करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, पहला फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ये होता है ग्रीन कलर का। क्या होता है, ग्रीन कलर का। फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। अच्छा जी, ध्यान से समझना, पहली चीज तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कलर में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है कि जो ग्रीन कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जा रहा है। तो ये भी तो एक ऑब्जर्वेशन है। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन हुई। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है एंड जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये जो दोनों गैसेस हैं ये पंजेंट स्मेल देती हैं। क्या देती हैं, ये पंजेंट स्मेल। अच्छा, ये पहले कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन अब कैसी स्मेल आने लगी, पंजेंट स्मेल। अच्छा, पंजेंट स्मेल क्या होती है, ये बहुत बेकार तरह की स्मेल होती है, जो सड़ा हुआ अंडा होता है ना उसके तरह ये स्मेल होती है। तो 2 ऑब्जर्वेशन क्या हुई, पहला तो कलर में चेंज आ गया और दूसरा स्मेल में चेंज आ गया। ये 2 ऑब्जर्वेशन बड़ी ही मोहब्बत से याद कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये भी महा इंपॉर्टेंट है। जो अगला वाला एग्जाम्पल देने वाला हूं ये और ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी फ्रेम होते हैं, समझ में आई बात। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इसी का, थर्मल डीकंपोजिशन का ही एग्जांपल है ये। वो है क्या है हमारे पास, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, लेड नाइट्रेट। ये क्या चीज है, लेड नाइट्रेट। ये क्या है, लेड ऑक्साइड। आपको अगर नहीं पता हो तो याद रखना, जो लेड है, इस लेड, ये जो लेड है इसकी जो वैलेंसी होती है ये 2 होती है। याद रख लेना, तभी इसकी वैलेंसी 2 है तो इसके पास आ गई है, इसकी वैलेंसी 2 है तो इसके पास, इसकी 2 है 2 से 2 कट गया, इसलिए ये बना हुआ है। बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो देख लेना। अच्छा, ये लेड ऑक्साइड है, इसका ई कहाँ गया, अरे मैंने खा दिया, दोबारा से उगल दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पता ही होगा ऑक्सीजन होता है।
अच्छा, एक तो ये इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, फिर से बता देगा। क्वेश्चन ये आ जाता है व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड गिव टू ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिख दोगे विद बैलेंस्ड फॉर्म, बैलेंस करके। उसके बाद आप दो ऑब्जर्वेशन क्या बताओगे, इसका जो कलर होता है ये व्हाइट होता है, इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या आ गया कि जो व्हाइट कलर है वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन वो ये आती है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो गैस होती है, ये क्या होती है, गैस जो कि ब्राउन कलर की होती है। क्या होती है, ब्राउन फ्यूम्स इसके निकलेंगे, इसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। यानी कि जो गैस होती है ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर की गैस हमें ऑब्जर्व निकलती हुई ऑब्जर्व होगी। हम ऑब्जर्व करेंगे कि ब्राउन कलर की गैस निकली है। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन हो गए, याद रख लेना इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ही जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो भी क्या होता है, हमारे पास समाप्त होता है। तो क्या था थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि हीट के प्रेजेंस में हो। अगला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो उसको इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन कह देते हैं। इसका सिंपल सा बस एक एग्जांपल याद रखोगे, डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। अच्छा, एग्जांपल याद रखोगे बस, जो वाटर है उसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे तो ये H2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है। अगला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है वो है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट। अच्छा, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें हम किसका यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है उसको कहते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। पहला है AgCl। इसमें जब आप सनलाइट पास करोगे तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको, फ्लोरीन, इन सबको हम सिंगल फॉर्म में नहीं लिखते, ये डायटोमिक होते हैं। अगर ये सिंगल है तो 2 जरूर लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, इसको याद रखोगे आप। ऐसे AgBr में भी हो जाता है। दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में ये Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दोनों रिएक्शंस है these are used in black and white photography। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका यूज होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है एक आध नंबर में, विच रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इन दोनों रिएक्शन को लिख दोगे या फिर रिएक्शन दे देगा और बोल देगा ये इसमें यूज होता है। समझ में आई बात, कर लोगे, अरे कर लोगे ना, बढ़िया। तो इसी के साथ साथ हमारा फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन भी खत्म होता है और उसी के साथ साथ पूरा डिकम्पोजिशन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स थे, वो तीनों के तीनों टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस करना। जो ज्यादा ताकतवर इंसान होगा वो कम ताकतवर वाले को भगा देगा मारपीट के और खुद उसकी जगह ले लेगा। वैसे ही इसमें है, यहाँ पे ज्यादा ताकतवर का मतलब है मोर रिएक्टिव, कम ताकतवर का मतलब है लेस रिएक्टिव। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी ज्यादा ताकतवर वाला एलिमेंट कम ताकतवर वाली एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। अच्छा, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कम ताकतवर है? अच्छा जी, तो इसके लिए मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज दे देता हूं आपको और याद करने का तरीका भी बता देता हूं। वो क्या होता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। यहां तक तो ऐसे याद कर लोगे। हाई कोर्ट है आपका, ठीक है ना। अच्छा, इसका लिख देता हूं कैसे याद करना है। ये पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, इसको टिन कहते हैं, इसको लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये मरकरी होता है, ये सिल्वर, ये गोल्ड, ये प्लेटिनम। बस इतना ही आपको याद करना है। अब देखो ये क्या है, मैं ट्रिक भी लिख देता हूं। ट्रिक यहां से लिखता हूं ना, ये केदार, आपको याद कैसे करना है, केदारनाथ का माली
आलू जरा फीके से पकाता है। अब दोबारा से इस है को हम हाई भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाई कोट है आपका, हाई कोट है आपका। ठीक है, ये तो याद करने की ट्रिक हो गई, लेकिन इसका नाम भी लिख देता हूं, क्या पता आपको नहीं पता हो। ये के का मतलब होता है पोटेशियम, के का मतलब होता है पोटेशियम, Na का मतलब होता है सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक होता है, ये होता है आयरन, ये होता है टिन, ये होता है लेड, ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है कॉपर, ये होता है मरकरी, ये होता है सिल्वर, देन आता है गोल्ड एंड देन लास्ट वन इज प्लैटिनम। ठीक है, इतना समझ आया? इसको आप नोट करो, फिर मैं बस सिंबल्स को रहने देता हूं, बाकी सबको इरेज कर देता हूं, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसको और अच्छे से थोड़ा समझाते हैं, बस आप सिंबल्स को देखो ध्यान से। देखो, कहने का मतलब ये है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको बड़े ही मोहब्बत से याद करनी है। ये ऊपर वाला एलिमेंट यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं साइड में लिखा है, ये इसके नीचे ही लिखा है, आपको नीचे लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए साइड में लिखा है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है। जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो ज्यादा ताकतवर है, दीज आर मोर रिएक्टिव। सो ऊपर से नीचे जब जा रहे हो तो क्या हो रही है? जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है। ये याद रखना है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को मार पीट के भगा सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर हैं। तो इसको कॉपी में छाप लो, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूं। कराएं? चलो कॉपी में छाप लो रे, ओए होए होए। अब देखो ध्यान से, इसके एग्जांपल्स हम क्या कह सकते हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, ये क्या होगा? पहली बात, कॉपर सल्फेट का कलर याद रखना, ये ब्लू होता है। कॉपर के ज्यादातर कंपाउंड्स ब्लू कलर के होते हैं, तो कॉपर सारे नहीं होते, ज्यादातर बोल रहा हूं। कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। अब बनेगा क्या? देखो, केदारनाथ का हमारे आलू जरा फीके से पकाता है, और हाई कोर्ट है आपका, तो ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर है, यानी ये ज्यादा ताकतवर है, इसको मार पीट के ये भगा सकता है। तो इसको यहां से ये भगा देगा तो ये अलग हो जाएगा, और ये इसकी जगह ले लेगा, तो ये FeSO4 बन जाएगा, और ये अलग हो जाएगा, प्लस C हो जाएगा, ऐसा बनेगा। और FeSO4 का कलर तो मैंने अभी बताया था पीछे कि ग्रीन कलर का ये होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं इसका अपोजिट करूं कि FeSO4 का रिएक्शन मैं Cu के साथ करा दूं, तो क्या फिर से ये बन जाएगा? ऐसा नहीं होगा, इसमें लिखोगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर कम ताकतवर होता है, ये इसको कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा कभी आ जाए तो लिख देना नो रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। समझ में आई बात? अच्छा, जैसे मान लो Zn प्लस H2SO4, तो हाइड्रोजन से तो जिंक ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसको मार पीट के भगा देगा, ZnSO4 प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, अगला जैसे मान लो Pb प्लस CuCl2 है हमारे पास, कॉपर से ज्यादा ताकतवर होता है लेड, तो इसको मार पीट के भगा देगा, तो PbCl2 प्लस Cu बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसी के साथ समाप्त हो जाता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट और लास्ट जो आता है हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, जहां पे रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी होगी। एग्जांपल इसका एक ही याद रखना है, वो ये याद कर लेना, Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस NaCl। याद क्या रखने वाली बात है, जो BaSO4 है ये PPT है। क्या है? PPT है। PPT को डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। क्या होता है बताया था ना, जो सॉलिड नीचे बच जाता है। अच्छा, ये व्हाइट कलर की PPT है, ये भी याद रखोगे। दूसरी चीज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो, इनके आयंस का एक्सचेंज मैंने बताया था। अच्छा जी, जो पहले वाला होता है ये कैटायन होता है। पहले वाला क्या होता है? कोई भी कंपाउंड है ना,
इसके पहले वाला कैटायन है, नेक्स्ट क्या है एनायन, इसका भी ये कैटायन है और ये एनायन है। कैसे, ये तोड़ोगे तो Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, प्लस वाले को कैटायन बोलते हैं, माइनस वाले को एनायन बोलते हैं। ऐसे इसको भी तोड़ोगे तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। तो बस याद रखना, जो पहले लिखते हैं कैटायन, बाद में लिखते हैं एनायन। अच्छा, तो ये चिपके क्यों पड़े हैं, ये आपस में चिपके क्यों हैं? क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, इसलिए आपस में क्या है, चिपके पड़े हैं। ऐसे ये भी प्लस का, ये भी माइनस का, आपस में चिपके। अच्छा, इसका प्लस जब इसके माइनस के साथ चिपक जाए और इसका प्लस जब इसके माइनस के साथ चिपक जाए, इसी को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, यानी कि इसके जो पहले वाला है इसके लास्ट वाले के साथ चिपकेगा, क्योंकि ये पहले वाला प्लस वाला होगा, लास्ट वाला माइनस वाला होगा, है होगा कि नहीं, पहला प्लस माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ दो, Na और Cl को जोड़ दो। अब NaCl क्यों बना वो तो पता ना, कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो देख लेना। अच्छा, ऐसे इसका प्लस और इसके माइनस को जोड़ दो तो ये बन जाएगा। याद रखना, पहले प्लस वाला ही लिखना है, ये बात जरूर याद रखना। इस ट्रिक से आप इसको भी समझ सकते हैं कि एक के प्लस को दूसरे के माइनस से जोड़ना। डॉक्स रिएक्शन को खत्म करने वाले हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। पहले स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल कंसेप्ट बताऊंगा, फुल कंसेप्ट, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा ना हो। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है ही, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, उसके साथ साथ ये बहुत ही कंफ्यूज करता है टॉपिक बच्चों को। तो ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो, उसके लिए हर एक कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। हमें पता है कहाँ कहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हर एक कंफ्यूजन को पूरे तरीके से दूर किया जाएगा। सो इट इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। सो सीट बेल्ट बांध लो, हेलमेट लगा लो, बिल्कुल नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, सारे काम भूल जाओ, सिर्फ वीडियो को देखो, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये 5 चीज बताऊंगा, पूरा फिनिश हो जाने वाला है। सो सबसे पहली चीज है हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और कुछ नहीं होता है, वैसे डेफिनेशन स्क्रीन पर आ चुकी होगी, फिर भी शॉर्ट में अगर हम बताएं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, दोनों ही केस में उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जोर से बोलो, ऑक्सीडेशन। जय माता दी। देखो, अगला है हमारे पास रिडक्शन। अगला क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन स्क्रीन पर आ चुकी होगी। ऐसे देख लो, एडिशन ऑफ, इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इन दोनों ही केस में इसको कहेंगे रिडक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा हो, दोनों ही केस में उसको कहते हैं हम क्या, रिडक्शन कह देते हैं। समझ में आई बात। 2 चीज तो देखो कितनी जल्दी क्लियर कर ली, 3 चीज और फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, टैक टैक करेंगे। देखो क्वेश्चन करोगे ना तभी ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चंस के लिए वेट करो, ठीक है ना। पहले कंसेप्ट समझ लो। थर्ड हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आ जाता है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एजेंट का काम क्या होता है, कोई काम कराना एजेंट का काम ये होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन कराए, एजेंट का काम है कोई काम कराना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ऑक्सीडेशन को कराए। सो ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करना होगा उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, या तो ऑक्सीजन देना होगा या हाइड्रोजन खींच लेना होगा, तभी तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे, क्या करे, ऑक्सीजन को दे और रिमूव कर दे हाइड्रोजन को, और रिमूव्स हाइड्रोजन, ऐसे एजेंट को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई बात। अगला है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा अगला क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट का काम क्या होता है, कोई काम कराना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है रिडक्शन को कराना। ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन कराए, रिडक्शन कराने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, या तो हाइड्रोजन को दे दे या फिर और ऐड कर दे, गिव्स लिख लो, गिव्स अरे भाई गिव्स ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन को दे दे, अरे क्या लिख दिया मैंने, या तो गिव्स रिमूव्स ऑक्सीजन, यहाँ क्या आएगा, रिमूव्स ऑक्सीजन, गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन। मैं भी नशा करके आ जाता हूँ कभी कभार, ठीक है ना।
अच्छा, 4 चीज क्लियर हो चुकी है। अच्छा जी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेडॉक्स रिएक्शन, वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं ना। अभी तो आया ना इसी के लिए इस वीडियो में, देखो बेसिक कराना जरूरी है ना। अगला लास्ट चीज है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन को समझना। किसको समझना? रेडॉक्स रिएक्शन। सर इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा है? अरे देखो, रेडॉक्स को तोड़ो जरा। ये हो गया रेड और ये हो गया ऑक्स। अगर हम इसमें तोड़े तो रेड का मतलब क्या होता है? लाल। ऑक्स का मतलब क्या होता है? बैल। तो लाल बैल वाली रिएक्शन को क्या बोल रहा हूं मैं? लाल बैल वाली रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसा है क्या? अरे भाई अपनी अंग्रेजी अपने पास रखो। अब सुनो मेरी बात। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो साथ में, उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। कैसे होगा अभी एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं, ठीक है। कंसेप्ट हो चुका है बिल्कुल खत्म, पांचों चीज अच्छे से करा दिया है। अब जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे वैसे ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, फलाना ठिकाना क्या होता है। सो पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे पास। जैसे कि मान लो कॉपर का हमने क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन में ऐड करा दिया, हीट कर दिया, तब ये रिएक्शन होती है, ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है कॉपर का कलर क्या होता है? याद रखना रेडिश ब्राउन। कलर वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन एंड कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है हमारे पास ब्लैक। याद रखना कॉपर के ज्यादातर कंपाउंड्स वैसे ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन कॉपर ऑक्साइड इज इन ब्लैक इन कलर, है ना। ये ब्लैक कलर का होता है। अच्छा, कॉपर को कैसे याद रखोगे? जो पंखा होता है, पंखे के अंदर कॉपर की वायरिंग जो की जाती है वो कैसी कलर की होती है? देखा होगा अगर आपने अंदर से, तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और जब पंखा फूक जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। वो पंखा जब फूक जाता है तो वो चीज ब्लैक कलर की हो जाती है। तो वैसे करके याद भी रख सकते हो, समझ में आई बात? अच्छा, तो कॉपर का मैंने क्या किया? ऑक्सीजन ऐड किया कि नहीं? कॉपर में मैंने क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड किया, यानी बना क्या? कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ? कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो समझ गया। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ऐसा सब्सटेंस बताओ, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा सब्सटेंस बताओ जो कि ऑक्सीडाइज हुआ हो, तो क्या बताओगे? ऑक्सीडाइज्ड, है ना। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ हो। अरे कॉपर का ही तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज हुआ हो, लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना। तो आंसर क्या आएगा? कॉपर को ही तो ऑक्सीडेशन किया है। ऑक्सीडाइज का मतलब वही तो है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, ये पूछ ले तो रिडक्शन हुआ, भाई इसमें रिडक्शन तो हुआ ही नहीं है, तो रिडक्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो लिख देना देयर इज नो सब्सटेंस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। अब ध्यान से समझो, यहां से यहां जब जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे? यहाँ कॉपर खाली था, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी है, तो यहां से यहां जा रहे हो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो कि ऑक्सीडेशन करा रहा होगा। अच्छा, इसके साथ में जो बैठा होगा ना, उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। जब भी एजेंट वाला क्वेश्चन आएगा, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, आंसर तो देखो पहले बात लेफ्ट साइड से ही लिखना है, आंसर राइट साइड में नहीं होगा इसका। अच्छा जी, और अगर ऑक्सीडेशन यहां से यहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो जो बच गया लेफ्ट साइड में वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा, और अगर मान लो यहां से यहां रिडक्शन हो रहा होता तो जो बच जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका जस्ट जो बच जाता है उसी को कहते हैं हम एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, जब कॉपर का ऑक्सीडाइज किया हमने तो कॉपर ऑक्साइड बना। अगर मुझे दोबारा कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट करना हो, दोबारा देखो सुनो मेरी बात, कॉपर ऑक्साइड को दोबारा से कॉपर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा? तो ये करना होगा, कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास करा देना, हीट कर देना, कॉपर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा, फिर से कॉपर बन गया। देखो हाइड्रोजन से
रिएक्ट कराना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था इस पे, अब ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। तो यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो गया है, क्या हुआ है, रिडक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूं तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है, एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, तो यहाँ से यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात। अच्छा, अब वही द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो, अरे यार ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, हाइड्रोजन हुआ है। जहां ऑक्सीडेशन होगा वही तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। तो सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, जहां रिडक्शन हुआ हो, ये इसी को तो रिड्यूस किया है, तो कॉपर ऑक्साइड इसका आंसर होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। मैंने क्या बताया, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जहां हो रहा है उसको छोड़ दो, जो बच गया वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आंसर लेफ्ट साइड से देखोगे, राइट में ध्यान ही मत दो। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट अगर देखना, देखो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है ना, तो इसको छोड़ दो और जो बच गया वही रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, 2 रिएक्शन कंप्लीट होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत जो भी करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई अलग से नहीं आने वाला। थर्ड हमारे पास है MnO2 प्लस HCl से जब हम उसका रिएक्ट करा देते हैं तो बनता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, इसका फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, MnO2 से अगर मैं MnCl2 की तरफ जाऊं तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन अगर मैं HCl से Cl2 की तरफ देखूं, यहां से यहां जंप करूं, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन का रिमूव यहाँ हुआ है, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को तो हम रिडक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, तो इसको हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। अब वही आ जाएगा, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ। देखो ना, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सब्सटेंस कौन सा होगा जिसको ऑक्सीडेशन हुआ है, HCl, ठीक है। द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, तो MnO2 रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, रिड्यूसिंग एजेंट वाला। तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने के लिए ऑक्सीडेशन देखो कहाँ हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसको छोड़ दो, जो बच गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए रिडक्शन देख लो, जहां रिडक्शन हुआ है उसको छोड़ दो, जो बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अच्छा जी, समझ में आई बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले ना जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद आंसर को मैच करो, उससे हो जाएगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। वो सब देखो क्या आएगा, छोड़ो, इधर से इधर देखो, जिंक ऑक्साइड से जिंक की तरफ गए तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अच्छा, वही आ जाएगा, ऐसा सब्सटेंस बताओ जो ऑक्सीडाइज हुआ हो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो, तो वो आ जाएगा कार्बन। द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, तो ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ, जो यानी रिडक्शन हुआ जिसका, जिंक ऑक्साइड। लेफ्ट साइड से आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ऑक्सीडेशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, जो बच गया वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछे तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए रिडक्शन देखो यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, जो बच गया वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा जी, अब लास्ट सवाल करते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, वैसे तो इनमें से काफी सारे प्रीवियस ईयर पहले करा दिए हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। MnO2 प्लस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैंगनीज अलग हो जाएगा, प्लस Al2O3, मैंगनीज अलग हो जाएगा प्लस Al2O3। अब ध्यान से देखना, ऐसा पूछेगा द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, पहले देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ देखूं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ रिडक्शन हो रहा है। और उसके बाद ध्यान से समझो कि
ऐसा सब्सटेंस बताओ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम, और ऐसा सब्सटेंस जो जिसका रिडक्शन हुआ हो तो मैंगनीज ऑक्साइड। अब लास्ट में आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तो ऑक्सीडेशन वाला छोड़ दो, जो बच गया उसको ले लो, मैंगनीज ऑक्साइड आ जाएगा। ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ हो, रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो रिडक्शन वाला देख लो, जो बच गया उसको ले लो, यानी रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा सब्सटेंस बताओ, द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड, द सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड, एंड आल्सो आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कहां से कहां ऑक्सीडेशन हुआ है, कहां से कहां रिडक्शन हुआ है। ये सारे सवाल का जवाब कोरोजन एंड रेंसिडिटी की। इसके साथ साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसके साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त। तो स्टार्ट करते हैं कोरोजन से। कोरोजन क्या होता है? सिंपली हम कह सकते हैं कोरोजन मेटल का खराब होने को ही कहते हैं। मेटल क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, तो उससे क्या हो जाता है? मेटल खराब हो जाता है, इसी को हम कोरोजन कह देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी रेडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह मैंने बताया था। सो ऑक्सीडेशन आपने वहां पे जान लिया होगा, हालांकि ऑक्सीडेशन का रियल मजा 10th क्लास के बाद आप पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन आखिर असली में होता ही क्या है। तो ऑक्सीडेशन के ही ये यूजेस है, कुछ एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। हालांकि इतना डीपली आप मत जाओ, सिंपल समझ लो कि कोरोजन क्या होता है? मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे मेटल खराब हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। ठीक है, आपको 3 एग्जांपल्स इसके याद रखने हैं कोरोजन के, कोरोजन ऑफ मेटल्स। पहला है आयरन का। पहला किसका है? आयरन का हमारे पास, इसको याद रखोगे। आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है। किसकी बना लेता है? रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है, जिसको रस्ट कहते हैं, जिसको रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। सिंपली आपने सुना होगा जंग लगना, उसी को कहते हैं आयरन में जंग लगना, इसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। बताओ, देखो मेटल्स के खराब होने को, चाहे वो कोई भी मेटल क्यों ना हो, आयरन हो गया, कोई भी मेटल क्यों ना हो, उसके खराब होने को हम कहते हैं कोरोजन। लेकिन आयरन मेटल है, इसके खराब होने को कोरोजन तो कहते हैं, लेकिन इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है जिसको कहते हैं रस्टिंग। हालांकि सबका याद नहीं रखना, लेकिन इसका आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो हमारे पास एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है सिल्वर का। किसका आ जाता है? सिल्वर का। सिल्वर क्या करता है? एटमॉस्फेयर में हमारे सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर से रिएक्ट कर जाता है, ये बना लेता है सिल्वर सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है, जो कि होती है ब्लैक कलर की। ये कलर आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और किसी का यूज है ये फॉर्मूले का, लेकिन इसका याद रखना है। ठीक है, जो आपकी मम्मी पायल पहनती होगी मस्त सिल्वर वाली, वो कुछ समय बाद देखा होगा आपने, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर में सल्फर प्रेजेंट होता है, वो सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड की लेयर बना लेता है, जो कि ब्लैक कलर की होती है। ठीक है ना, इसको भी हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल का एक एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल हमको याद रखना है, जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंस में क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है, जो कि ग्रीन कलर की होती है, यानी कॉपर की जो कॉपर का कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, इसका कोई नया नाम, कोई स्पेसिफिक नाम आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इसका स्पेसिफिक नाम याद रखना है, और इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन के। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं कोरोजन के? देखो सिंपली बात है, अगर कोरोजन होगा, मेटल खराब होगा, तो सिंपल उस मेटल को वो वीक कर देगा। तो सिंपल सा हमारे पास इफेक्ट ये होता है कि अगर कोरोजन होता है, इट वीकन्स दैट मेटल, उस मेटल को वो क्या कर देगा? वीक कर देगा। जो भी हमारी आयरन की रेलिंग्स होती है, आयरन की रेलिंग्स हो गई, शिप्स वगैरह हो गई, है ना, कोई भी चीज, ब्रिजेस हो गई जो कि मेटल्स की बनी हो, अगर उसको रोड हो जाती है तो वो वीक हो जाती है, वो ज्यादा टाइम तक हम नहीं चल पाएगी। ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा अगर इसके इफेक्ट्स ये हैं तो इसके कुछ प्रिवेंशन तो होंगे, इसके क्या होंगे? कुछ प्रिवेंशन तो होंगे कि हम इसको कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका इसमें होता है ऑयलिंग करके। किससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑयलिंग। सेकंड होता है हमारे पास पेंटिंग, थर्ड होता है ग्रीसिंग, एंड फोर्थ होता है गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग आप जानते होंगे, गेट वगैरह में पेंट वेंट किया होगा लोहे वगैरह में। ऑयलिंग जानते होंगे, ग्रीसिंग भी जानते होंगे, लेकिन एक और तरीका होता है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, कोरोजन को, वो होता है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन, जो शायद आप नहीं जानते होंगे, उसको मैं बता देता हूँ। देखो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो एक मेटल है उसको ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, जो कि उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आयरन की रॉड है, ये मान लीजिए मार्कर जो है आयरन की रॉड है,
इसके ऊपर मैं जिंक की प्लेटिंग कर देता हूँ, जिंक की प्लेटिंग कर देता हूँ, तो क्या होगा? देखो आयरन बाहर के मॉइस्चर और ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्ट करके कोरोड हो रहा था, रस्टिंग लग रही थी इसमें। लेकिन अगर मैं जिंक की लेयर इस पे चढ़ा दूंगा तो जिंक क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। याद करो मैंने एक वीडियो में बताया था रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें बताई थी कि रिएक्टिविटी सीरीज दी थी ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, तो वो देखो जिंक ऊपर है आयरन नीचे है, यानी जिंक क्या होता है, इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ये जो आयरन का रॉड था इसके ऊपर मैंने जिंक की प्लेटिंग कर दी, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो भी चीज इस पे आएगी, जैसे कि ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर या अटैक करेगी, ये जिंक को ज्यादा रिएक्टिव है तो उस पर अटैक करेगी, ना कि आयरन पे। तो जिंक खराब हो जाएगा, लेकिन अंदर जो आयरन है वो बच जाएगा। तो हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स की प्लेटिंग कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर, जिसको हमें सेव करना होता है। इसी को हम क्या देते हैं, गैल्वेनाइजेशन, और कुछ भी नहीं है इसमें, टेंशन मत लो, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड आइटम्स। ऐसे फूड आइटम जिसमें ऑयल्स फैट्स वगैरह कंटेन हो, उससे क्या होता है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जैसे कि ऑयल्स कंटेन हो उसमें, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे अनप्लेजेंट स्मेल या फिर टेस्ट बेकार हो जाता है, स्मेल बेकार आने लगती है। इसी को हम कह देते हैं रेंसिडिटी। जैसे भी कोई सा फूड आइटम्स है उसमें ऑयल्स वगैरह है, तो उसको थोड़ी देर तक रख दोगे तो क्या हो जाएगा, स्मेल बेकार आने लगेगी, उसका टेस्ट बेकार आने लगेगा, खराब हो जाएगा खाना। उसी को कहते हैं सिंपल रेंसिडिटी। वो भी ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड्स का, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सो सबसे पहला तरीका इसको प्रिवेंट करने का वो ये होता है कि हम फूड्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? फूड्स को एयर टाइट कंटेनर्स। ऐसे फूड जिसमें ऑयल्स वगैरह, उसको देखा होगा एयर टाइट कंटेनर्स में जब हम देते हैं तो बाहर की एयर अंदर आती नहीं है, तो वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर देती है, यानी रेंसिडिटी से बच जाता है। अच्छा, अगला हम यूज कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर देते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, देखो रेंसिडिटी क्यों होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से। हम ऐसा सब्सटेंस यूज कर ले जो ऑक्सीडेशन को रोक दे, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम उसको यूज कर लेते हैं तब भी खाना हमारा बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा तरीका होता है, जैसे कि आपने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, वो फूले फूले होते हैं ना, काफी फूले फूले। वो क्यों होते हैं फूले फूले? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है, यानी वो ऑक्सीडेशन को बचाती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। यानी ऑक्सीडेशन, चिप्स में ऑयल्स वगैरह है, उसमें अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो चिप्स खराब हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो चिप्स खराब फिर नहीं होती है। ऐसा इसलिए अब आप जब भी चिप्स का पैकेट लोगे, फूला फूला वाला लेना, पिचका वाला मत लेना, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन निकल जाती है तो वो खराब हो सकती है, ठीक है ना। अगला और लास्ट प्रिवेंशन ये है कि हम फूड्स को फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हैं। उससे क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर काफी कम होता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है। ऑक्सीडेशन फिर भी होता है लेकिन स्लो होता है, उससे हम खाने को उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं खाने का, यानी देर टाइम तक, यानी काफी समय तक खाना बचा सकते हैं हम, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन वो स्लो कर देता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। सो उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो आपने मेरी देखी होगी। अगर आपने सारी की सारी वीडियो देखी है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की, तो आपको कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा इसमें नहीं होगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, ठीक है। और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। बार बार कहूंगा, हर बार कहूंगा कि जो भी आप देख रहे हो उसको नोट्स जरूर बनाओ। जो भी लिख रहा हूँ, जो भी आ रहा है ये स्क्रीन पे, वो सारी की सारी चीजें अपने कॉपी में अच्छे तरीके से चेप लो, क्योंकि जब भी एग्जाम टाइम आएगा आपको उसकी याद जरूर आएगी। और हैव अ ब्लास्ट।